सामान्य अध्ययन की कक्षा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कक्षा में हम स्पेस एजेंसी, विश्व के तमाम स्पेस एजेंसी और इसरो के बारे में जाने थे। आज उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज इसरो के महत्वपूर्ण संस्थान और उसके मुख्यालय के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है अंतरिक्ष विभाग शाखा सचिवालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष विज्ञान शाखा सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ से एक और सवाल आता है कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो आप याद रखिएगा इसरो की स्थापना के 3 सालों के बाद भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। यानी भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। आपको ये भी सवाल पूछे जाते, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दारोगा के मेंस में भी पूछा गया था 1717 पोस्ट वाले में कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो आप याद रखिएगा 1948 में। कब की गई थी? 1948 में। आगे दूसरा आपको याद रखना है भारतीय रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है। तो आप याद रखिएगा भारतीय रिमोट सेंसिंग सेंटर देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। सभी को पता है उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। देहरादून से रिलेटेड और 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। उसमें एक सवाल पूछा जाता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? देहरादून में। आगे चलते हैं, आगे पूछा जा रहा है मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? तो ये हासन में स्थित है। हासन किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। आगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? VSSR त्रिवंतपुरम केरल में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवंतपुरम में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना में अब स्थित है। ठीक, जो पहले आंध्र प्रदेश में स्थित था, अब आंध्र प्रदेश के बंटवारा के बाद ये तेलंगाना में चला गया है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। आगे इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो इसरो उपग्रह केंद्र याद रखिएगा बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय भी कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? पिछले कक्षा में याद किए थे 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। और इसरो उपग्रह केंद्र भी कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। शहरों की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला शहर कौन था? अहमदाबाद था, जिसे वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। आगे याद रखेगा राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आगे याद रखेगा भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ? देहरादून में। पीछे बताएं कि भारतीय दूर संवेदी केंद्र संस्थान देहरादून में, भारतीय रिमोट सेंसिंग सेंटर देहरादून में। आगे ये भी बताएं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और आगे बताएं कि पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी देहरादून में स्थित है। आगे चलते हैं उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र शिलांग में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिलांग में स्थित है उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। तो इसरो और उससे संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान और उसके मुख्यालय को याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंस्कोस्पार को। किसको? इंस्कोस्पार को। याद रखिएगा इसरो की स्थापना से पहले भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए स्थापना की गई संगठन का नाम था इंस्कोस्पर। क्या था? इंस्कोस्पर, जिसका पूरा नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। और उसके अध्यक्ष उस वक्त बने थे विक्रम साराभाई। कौन बने थे? विक्रम साराभाई। आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। यहाँ पे आप कम से कम 4 सवालों को याद रखिएगा। पूछेगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन? विक्रम साराभाई। परमाणु ऊर्जा, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन? होमियो जहांगीर भाभा। भारत में रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? तो भारत में रॉकेट मैन कहा जाता है के सिवान को। और याद रखिएगा पूछा जाएगा कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को।
तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसरो एक पूर्ववर्ती संस्था के रूप में स्थापित हुआ था, जिसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1962 में। और इसके अध्यक्ष उस वक्त बने थे कौन? विक्रम साराभाई। यही संगठन आगे चलकर इसी संगठन को पुनर्गठित करके 15 अगस्त 1969 को इसरो के रूप में स्थापित किया जाता है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है और उसका मुख्यालय बेंगलोर में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? बेंगलोर में। जिसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं विक्रम साराभाई, जिन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। आगे याद रखिएगा कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है कौन? इसरो के अध्यक्ष। और आज से पूर्व इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान थे। कौन थे? के सिवान थे। तो आप याद रखिएगा इस चीज को। और आगे चलते हैं, देखते हैं इसरो से संबंधित, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। ठीक, सबसे पहले यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो याद रखिएगा भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। आपसे सवाल पूछेगा कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को यूएसएसआर सोवियत संघ की प्रक्षेपण यान से। ठीक, यानी सोवियत संघ की मदद से हमारा पहला उपग्रह छोड़ा गया था कौन? आर्यभट्ट। तो कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। यूएसएसआर के बारे में कई फैक्ट आप पहले से जानते हैं। पिछले कक्षा में ये भी चर्चा किए थे कि यूएसएसआर का गठन कब होता है? तो यूएसएसआर का गठन होता है वर्ष 1922 में और यूएसएसआर टूट जाता है वर्ष 1991। यहाँ पे और कई सवालों को रूस से संबंधित याद रखना है। आपसे पूछेगा कि नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू होती है? तो वर्ष 1921 में लागू होता है नई आर्थिक नीति। आगे याद रखिएगा कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब होता है? तो याद रखिएगा रूस में बोल्शेविक क्रांति होता है वर्ष 1917 में। पूछेगा बोल्शेविक दल का नेता कौन होता है? लेनिन। लेनिन का पूरा नाम क्या होता है? याद रखिएगा व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। लेनिन का पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन है। जिसकी मृत्यु कब हो जाती है? तो याद रखिएगा उसकी मृत्यु 1924 में व्लादिमीर इवानोविच लेनिन की हो जाती है। आगे चलते आपसे सवाल पूछेगा कि भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से पहला उपग्रह कौन लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था रोहिणी। क्या था? रोहिणी था, जिसको प्रक्षेपित किया गया था 18 जुलाई 1980 को। कब किया गया था? 1980 को। अब आपसे पूछेगा कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? तो याद रखिएगा भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। कौन था? एप्पल था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? एप्पल था, जिसको लॉन्च किया गया था 19 जून 1981 को। कब लॉन्च किया गया था? 19 जून 1981 को। यहाँ पे आप याद रखिएगा भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है? एप्पल है, जिसे कहाँ से लॉन्च किया जाता है? फ्रेंच गुयाना से। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से। कौन से अंतरिक्ष यान से? तो एरियन 1 नामक अंतरिक्ष यान से। आगे आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो याद रखिएगा राकेश शर्मा। कई बार सवाल को यदि टफ बनाना होगा ना तो पूछ देगा कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष में गए थे? तो वर्ष 1984 में गए थे। ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे जो गए थे सोयूज T11 अभियान के तहत। और ये सोयूज T11 अभियान भारत और यूएसएसआर का संयुक्त अभियान था, जिसमें राकेश शर्मा के साथ 2 और व्यक्ति गए थे। याद में रखिएगा यूरी मालिसेव तथा गेनादी अस्ट्रेकालोव। तो याद रखिएगा शॉर्ट टर्म में राकेश शर्मा, सेवलोव। ठीक, अब आगे चलते आगे और चीजों को याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा भारत में प्रक्षेपण यान। आगे कक्षा में देखेंगे कि भारत के प्रक्षेपण यान का विकास, कौन कौन से प्रक्षेपण यान कैसे कैसे बने, कैसे कैसे आगे का विकास का प्रक्रम जारी रहा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भारत में पीएसएलवी फुल फॉर्म में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो भारत में पहली बार निर्मित किए गए थे वर्ष 1994 में। जीएसएलवी निर्मित किया गया था वर्ष 2001 में। ठीक, कब किया गया था? वर्ष 2001 में, जो भारत का रॉकेट प्रक्षेपण यान है।
ठीक, आगे आपसे पूछा जाएगा कि भारत का चंद्रयान-1 मिशन कब लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा वर्ष 2008 में। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है, आगे की कक्षा में देखेंगे। चंद्रयान-1 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा चंद्रयान-1 के समय इसरो के अध्यक्ष थे के माधवन नायर। कौन थे, के माधवन नायर थे। पूछेगा कि मंगलयान कब गया भारत का। मंगलयान को मॉम के नाम से जानते हो, मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो भारत से कब छोड़ा गया, वर्ष 2013 में छोड़ा गया। इस समय भी इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा जी राधाकृष्णन इस वक्त इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक, भारत ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया, एक बार में 104 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में सेट कर दिया। तो ये भी याद रखिएगा, ये कब किया, वर्ष 2017 में। चंद्रयान-2 को लॉन्च कब किया गया, तो याद रखिएगा वर्ष 2019 में चंद्रयान-2 को लॉन्च किया जाता है। और इस वक्त इसरो के अध्यक्ष कौन होते हैं, के सिवान। कौन होते हैं, के सिवान। तो तीनों याद रखिएगा। याद रखना है चंद्रयान-1 के समय कौन था, तो के माधवन नायर था। मंगलयान के समय कौन था, तो जी राधाकृष्णन था। और चंद्रयान-2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, के सिवान थे। आगे चल के धीरे धीरे सभी को डिटेल से देखेंगे। आज और चीजों को देखते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि चंद्रयान-1 के बारे में। ठीक, आपसे सबसे पहला सवाल पूछेगा कि चंद्रयान लॉन्च करने वाला भारत विश्व में कैमा देश था, तो याद में रखिएगा विश्व में चंद्रमा की सतह पर अपने यान भेजने वाला भारत चौथा देश था। इससे पहले चंद्रमा की सतह पर नासा जा चुका था, रॉसकॉस्मोस रूस का जा चुका था और जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जा चुकी थी। चौथा देश कौन था, भारत था। ठीक, अब आप याद रखिएगा चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग कब की गई थी, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान की लॉन्चिंग की गई थी। किसकी की गई थी, चंद्रयान की लॉन्चिंग की गई थी। और उस वक्त इसरो के प्रमुख कौन थे, जी माधवन नायर थे। कौन थे, जी माधवन नायर थे। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रयान का कुल वजन कितना था, तो 1380 केजी था। कभी कभी पूछेगा कि चंद्रयान-1 के पेलोड का वजन कितना था, याद कर लेगा 105 केजी था। कितना था, 105 केजी था। पूछेगा कि चंद्रयान को कौन से रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, याद में रखिएगा CS-LV XLC-11 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। किसको, चंद्रयान-1 को। किसको, चंद्रयान-1 को। इस मिशन में ऑर्बिटर और इंपैक्टर शामिल था। कौन था, ऑर्बिटर और इंपैक्टर शामिल था। विश्व का चौथा देश चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत बन गया था, जो चंद्रमा की सतह पर पानी का पता भी लगाया था। ठीक, याद रखिएगा चंद्रमा की सतह पर 14 नवंबर 2008 को जवाहर पॉइंट पर ये क्रैश लैंडिंग करता है। कहाँ लैंडिंग करता है, क्रैश लैंडिंग कहाँ पे करता है, जवाहर पॉइंट पे। चंद्रमा पर पानी की सतह का पता लगाया था कौन, चंद्रयान-1। और इसे 2 सालों के मिशन के तहत भेजा गया था। लेकिन ये 312 दिनों के कार्य करने के बाद याद रखिएगा 28 अगस्त 2009 को ऑर्बिटर का इसरो से संपर्क टूट जाता है। हालांकि संपर्क टूटने के बाद भी यह चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करता रहता है, याद रखिएगा। और ये बात हमें बताता है 2 जून 2016 को नासा हमें बताता है कि जो चंद्रयान-1 भारत भेजा था वो आज भी चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। यानी चंद्रमा की कक्षा में आज भी चंद्रयान-1 उपस्थित है। लेकिन याद रखिएगा जब किसी का चक्कर लगाने के बाद भी ठीक उससे संपर्क ही नहीं हो पाता है। जैसा कि आप नॉर्मली देखते हैं कि आप किसी का चक्कर लगाओ और वो आपको भाव न दे, ठीक, तो ऐसी अवस्था में चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। वही हाल यहाँ पे चंद्रयान-1 का होता है। यानी नासा तो बताता है कि चंद्रमा की कक्षा में उपस्थित है, लेकिन इसका इसरो से कांटेक्ट टूट जाता है। इस वजह से इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इतने तमाम बातों को आप याद रखिएगा। मिलते हैं अगले कक्षा में। थैंक यू।